हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। आपके सामने है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो कार्ड। और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं जिनकी वजह से आप पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट्स को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ। उसमें हम थोड़ा सा पोर्ट्स के बारे में समझेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें जो मुझे लगे कि ज़रूरी है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, इनपुट के बारे में भी कुछ खास बातें हैं। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस को मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। और उससे भी पहले ये तो आपको पता ही है ना कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और ड्यूअल डिवाइसेस पढ़ लिए। अब हमें पढ़ने हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, उसके बाद पढ़ना है हमें मेमोरी यूनिट। तो आर्किटेक्चर का प्रोसेसिंग डिवाइस हम पढ़ेंगे। और ये भी याद रख लीजिए, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना, उसी आर्किटेक्चर को देख के आप बिल्डिंग बना सकते हो कंप्यूटर की। आप बिल्ड कर सकते हो कंप्यूटर, आप बना सकते हो कंप्यूटर, बिल्डिंग नहीं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझ के, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज को समझ के आप बिल्ड कर सकते हो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, वो बैकबोन है किसकी? कंप्यूटर बिल्डिंग की। अच्छा सर, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस को पढ़ाइए। सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसने इन्वेंट किया? फेडेरिको फैगिन ने। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कभी कभी डायरेक्ट प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी बोला जाता है। आपके सामने ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसी शक्ल होती है। वैसे ये नहीं है, ये तो बाहर का सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर जो है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब ये बात समझो इसको कि जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी प्रोसेसर है, वो समझता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज। वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। जो ह्यूमन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो प्रोसेसर नहीं समझता। लैंग्वेज के बारे में हमें आगे पढ़ना है सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह। चलिए इस बात को समझते हैं आगे कि सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसमें क्या क्या है। उसमें ये 3 चीजें हैं। एक है आपके सामने कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU। कंट्रोल यूनिट का और एक नाम भी है, क्लॉक भी इसको बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, भाई मुझे स्पीड ऑफ प्रोसेसर समझनी है, मुझे स्पीड ऑफ प्रोसेसर बताइए कितनी है, तब जाके मैं प्रोसेसर लूंगा। वहां पे क्लॉक स्पीड में मेजर किया जाता है स्पीड ऑफ प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड मतलब कि कंट्रोल यूनिट जो क्लॉक है उसकी क्या स्पीड है। असल में क्लॉक स्पीड होती है कंट्रोल यूनिट की स्पीड। कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है और एक नाम, क्या? क्लॉक। जब आप प्रोसेसर लेंगे तो वहां पे आप बताएंगे उनको कि इसकी क्लॉक स्पीड क्या है, मतलब कंट्रोल यूनिट कितना एफिशिएंट है, मतलब कंट्रोल यूनिट या क्लॉक कितना एफिशिएंट है, कितनी उसकी स्पीड है। तो याद रख लीजिए, कंट्रोल यूनिट का और एक नाम क्लॉक, प्रोसेसर की स्पीड को हम क्लॉक स्पीड्स में मेजर करते हैं। कंट्रोल यूनिट का और एक नाम क्लॉक, प्रोसेसर स्पीड को हम क्लॉक स्पीड में मेजर करते हैं। क्लॉक स्पीड बताता है कितनी स्पीड है प्रोसेसर की। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और उसके बाद रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स मतलब मेमोरी ये इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ये इंटरनल मेमोरी है, ये मेन मेमोरी नहीं है। रैम और रोम नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और बाकी बहुत सारी डिस्क है, वो हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल मेमोरी, तो वो मेमोरी ये नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी होती है। उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, रजिस्टर्स।
उसको बोलते हैं रजिस्टर्स, मतलब इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। ये तीन चीजें होते हैं सीपीयू के अंदर, क्या क्या? एक तो मेमोरी, दूसरा तो एएलयू, तीसरा तो कंट्रोल यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा, इन तीन में से सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन है? जिसको कोऑर्डिनेटर बोला जाता है, जो डायरेक्शन देता है, जो डायरेक्टर है, जो बोलेगा कहां से इनपुट आएगा, कहां से आउटपुट आएगा, एएलयू कैसे काम करेगा, रजिस्टर कैसे काम करेगा, इनको आपस में कम्युनिकेट भी कराता है, फेच भी कराता है, मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन को फेच भी करता है, ठीक है ना, स्टोरेज से फेच भी करता है इंस्ट्रक्शंस को, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, बसेस का लेन देन कैसे होगा, बसेस मतलब जहां से एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जाए, डाटा ट्रांसफर होता है बसेस के थ्रू। आप बसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो ना, बसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इनके आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होती है, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसपोर्टेशन होता है बसेस के थ्रू, ये हम आगे भी देखेंगे। तो ये सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट, तभी तो बोलते हैं ना ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये डायरेक्टर है, ये मैनेजर है, ये सीपीयू का मैनेजर है, ये सीपीयू का कोऑर्डिनेटर है, ये सीपीयू का डायरेक्टर है। कौन है मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर? डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, मैनेजर कौन है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू, रजिस्टर, इनपुट आउटपुट आपस में कम्युनिकेट कराता है सबको, फेच करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, कंट्रोल करता है क्या क्या, कौन सी प्रोसेस को आगे चलाना है, कौन से काम को चलाना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को चलाना है, कौन से काम को, कौन से प्रोग्राम को, कौन से इंस्ट्रक्शन को रोकना है, कौन से काम को चलाना है, कौन से काम को रोकना है, कौन से काम को कितने टाइम में खत्म करना है, कौन से काम को कितने टाइम में, कितने कामों को एक साथ चलाना है। कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करेगा, लेकिन जैसे ना लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेकिन लॉ को एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट कौन करता है? सारा कुछ तो ये तो बोलेगा, ये तो मैनेजर तो बोलेगा क्या करना है, जैसे मैनेजर बोलेगा क्या करना है, लेकिन मजदूर असल में काम करते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव उसको असल में इंप्लीमेंट करता है, ठीक है ना। मैनेजर तो बोलेगा, डायरेक्शंस देगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेटर काम करेगा, मगर असल में एग्जीक्यूशन करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एग्जीक्यूशन कौन करता है? काम जो है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? काम जो है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? बोलता कौन है करने के लिए? ये एग्जीक्यूट कौन करता है? एएलयू। कोऑर्डिनेटर तो कोऑर्डिनेशन देता है, लेकिन मजदूर असल में काम करते हैं। ये मान लीजिए मजदूर है, एग्जीक्यूशन करता है ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एग्जीक्यूशन किसका? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का, लॉजिकल ऑपरेशंस का। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, उनका मतलब क्या? प्लस करना, माइनस करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट करना, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चार ऑपरेशंस है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है ये चार में। अगर सवाल आया ना, एक बार सवाल पूछा था एसएससी ने, चार कितने अर्थमेटिकल, कितने मेजर, कितने मेन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है? ये है चार मेन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ये तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मान लिया। ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशंस एक्चुअली कंपेयर करता है दो इंस्ट्रक्शंस को, दो प्रोग्राम्स को, दो एंटिटीज को, दो इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए लगता है, दो रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए लगता है। अक्सर कंपैरिजन लॉजिकल यूनिट करता है, और जो डाटा है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिकल यूनिट करता है। लॉजिकल यूनिट वो कंपेयर कैसे करता है? कौन है इक्वल टू, कौन है ग्रेटर देन, कौन है लेस देन, कौन है नॉट इक्वल टू, कौन है ग्रेटर और इक्वल टू, कौन है लेस और इक्वल टू। तो रिजल्ट्स का कंपैरिजन कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। या इंस्ट्रक्शंस का कंपैरिजन कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। समझो इस बात को। लॉजिकल यूनिट असल में इसमें लॉजिक गेट्स होते हैं जो ऑन ऑफ होने की वजह से आउटपुट देते हैं। गेट्स कौन कौन से होते हैं? एंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर और गेट, एक्सऑर गेट, और भी कुछ गेट्स है जैसे कि एक्सनॉर गेट, नैंड गेट। कुछ गेट्स नहीं लिखे, पता नहीं चार ही क्यों लिखे थे, चलो नैंड गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सऑर गेट भी है, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये सारे गेट्स हैं।
ठीक है। ये लॉजिकल गेट्स हमको नहीं पढ़ने, ये लॉजिकल गेट्स लगते हैं इनपुट देने के लिए, और आउटपुट कुछ मिलता है। आउटपुट मिलता है 0 और 1 की शक्ल में, ऑन ऑफ की शक्ल में, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है। इनपुट देते हो आप, किसी में इनपुट 1 होता है, आउटपुट 1 होता है, किसी में इनपुट 2 होते हैं, आउटपुट 1 होता है। मकसद की बात यह है कि आउटपुट निकलता है 0 और 1 में, कंप्यूटर समझता है 0 और 1। और यहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं तो ये हमें एक अलग इंजीनियरिंग फील्ड में ले जाएगा। तो समझो इस बात को कि लॉजिकल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल यूनिट जो है उसमें गेट्स की वजह से, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट, ऐसे ही गेट्स की वजह से रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है या कंपैरिजन में इस्तेमाल ये होता है। चलो भाई इतना याद रखो, लॉजिकल गेट कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है, और अरिथमेटिक गेट 4 अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कराता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजिस्टर क्या करता है? देखो, आपको मेन मेमोरी से डाटा के साथ कुछ करना है, डाटा के साथ मेन मेमोरी से कुछ करना है, कुछ भी कोई भी काम करना है डाटा के मेन मेमोरी से डाटा लेना और एएलयू में जाना, फिर वहां से आगे चलाना बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसलिए सीपीयू के साथ में एक मेमोरी भी होती है ताकि फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन हो जाए, काम जल्दी हो जाए। ठीक है ना। जैसे हम कैश मेमोरी भी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे फास्ट करता है, वैसे भी इसका भी थोड़ा सा रोल है। रजिस्टर, समझे इस बात को, सिंपल दिमाग में इतना रखो, सीपीयू की अंदर से एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर्स। वो रजिस्टर क्या करता है? वो होल्ड करता है डाटा को वो यहां पे होल्ड करता है ताकि उस डाटा को आगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस कराया जाए, उनके रिजल्ट्स भी वो टेम्पोररी स्टोर करता है। तो रजिस्टर क्या करता है? होल्ड करता है डाटा जिसका एग्जीक्यूशन होना हो, या स्टोर करता है टेम्पोररीली स्टोर करता है, टेम्परेचर नहीं भाई, टेम्पोररी, ठीक है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है टेम्पोररी, और ताकि ये इंफॉर्मेशन आगे फिर से मत यूज हो जाए। मकसद की बात है, रजिस्टर बस होल्ड करता है, पकड़ के रखता है इंफॉर्मेशन को। ये टेम्पोररी है, परमानेंट मेमोरी नहीं है। इससे फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है। देखो, फास्टेस्ट मेमोरी है, ये बहुत जल्दी काम होता है इस मेमोरी के साथ, इसलिए ये टॉप ऑफ मेमोरी हायरार्की है। जब हम कल परसों पढ़ेंगे ना मेमोरी, उसमें सबसे टॉप में मैं रखूंगा इन्हीं रजिस्टर को, सीपीयू के अंदर की मेमोरी को। अब ये जो आपने पढ़ा, ये पता है किसके अंदर होता है? इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। मगर ये 3 चीजें जो आपने पढ़े, क्लॉक मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स, अगर ये 3 चीजें एक ही चिप के ऊपर हो, एक ही चिप के ऊपर ये तीनों हो, जैसे आपने ऊपर शक्ल देखी वैसी नहीं, यहां पे शक्ल देखिए, ऐसे एक ही चिप का ऊपर वाला साइड, ये चिप का नीचे वाला साइड है, ठीक है, चिप के ऊपर हो, सारी चीजें लगी हुई चिप के ऊपर हो, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर चिप के ऊपर लगे हुए हो। वो चिप नॉर्मली सिलिकॉन की बनी जाती है, सिलिकॉन की बनी होती है। वो चिप के ऊपर अगर ये लगा हो, उस चिप को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप। उस चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते रहते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एक बार मैंने शायद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी बोला, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स किसमें? माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप है जिसके ऊपर ये तीनों सीपीयू के कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ये तीनों सीपीयू की चीजें एक ही चिप पे अगर लगते हैं, उस चिप को बोलते हैं माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर, जिस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सिलिकॉन की जनरली ज्यादातर बनी हुई होती है। देखो, सिलिकॉन, और आपने सुना होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये, सिलिकॉन की ज्यादातर बनी हुई होती हैं। और पहला माइक्रो प्रोसेसर जो वजूद में आया, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ, इंटेल 4004, वो किसने इन्वेंट किया? माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किसने किया? टेड हॉफ ने। किसी बुक में सिर्फ अकेला ये नाम होता है, दोनों में से इस नाम को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों के दोनों भी आएंगे, दोनों अलग अलग ऑप्शंस में हो तो ज्यादा प्रेफरेंस वाला ये है। एफ फैगन एंड टेड हॉफ दोनों ने इन्वेंट किया माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को। मकसद की बात यह है, दोनों में ज्यादा रोल इसका था, ठीक है।
अब समझिए इस बात को, माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी, क्योंकि इस पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का और एक नाम माइक्रो चिप, और एक नाम लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर सिंगल चिप के ऊपर इनपुट आउटपुट भी हो, ये तो हो सिंगल चिप के ऊपर, जैसे आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर, आपके ये देखा, यही चीजें अगर सिंगल चिप के हो ऊपर हो, लेकिन कुछ और भी साथ में लगा हो, एक चिप के ऊपर, ये सिंगल चिप के ऊपर हो सीपीयू, उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर, मगर उसके साथ इनपुट आउटपुट कुछ चीजें भी हो सेम चिप पे, और सेम चिप पे कुछ मेमोरी भी हो, मतलब कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो या पेरिफेरल्स भी हो। अगर सर अगर ये सीपीयू के साथ, सीपीयू एक चिप पे ऊपर होगा तो बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन सीपीयू अगर चिप पे हो उसके साथ कुछ और पेरिफेरल्स भी हो, इनपुट आउटपुट या कुछ और मेमोरी भी लगी हुई हो, तब उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, सिंगल चिप वाला, उसके साथ अगर कुछ और सामान लगा हो, इनपुट आउटपुट या मेमोरी कुछ हो, पेरिफेरल्स हो, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर यह बताया कि कंट्रोल यूनिट जिसका नाम क्लॉक भी है, और प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक स्पीड में मेजर की जाती है, वो कंट्रोल यूनिट बसेस को भी कंट्रोल करता है, इन आपस में कम्युनिकेट कराता है। कम्युनिकेटर भी वही है, कोऑर्डिनेटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, मैनेजर भी वही है, बसेस मतलब कंडक्टर या ड्राइवर भी वही है। ठीक है, बसेस को हैंडल भी वही करता है। एक सेकेंड, बसेस को हैंडल भी कौन करता है भाई मेरे, आया समझ कि नहीं? हाँ ठीक है सर, जो ये बस है वो क्या है? देखो भाई, आपस में कम्युनिकेशन कराना, चाहे मदरबोर्ड के ऊपर कम्युनिकेशन, मैं मदरबोर्ड बताऊंगा, चलो मदरबोर्ड को अभी आप बात को वापस ले लो। ठीक है, मदरबोर्ड आगे पढ़ना है। बसेस को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है, मतलब इंटरकनेक्शन वायर्स होता है, ये इंटरकनेक्टिंग वायर्स होते हैं ये, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डाटा आपस में शेयर करना, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ शेयर करना, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट को, एएलयू को, रजिस्टर को, आपस में ये डाटा को शेयर करना, वो बसेस के थ्रू होता है। इंटरकनेक्टिंग वायर्स भी इनको बोलते हैं। ये इंटरकनेक्टिंग वायर्स क्या करते हैं, बिट्स को कैरी करते हैं। बिट क्या होते हैं आगे भी पता चलेगा आपको, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। ठीक है ठीक है, अब बसेस तीन तरह के होते हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस। सबसे पहले एड्रेस देखा जाता है, कहां पे एक्शन लेगा ये कंट्रोल यूनिट, एड्रेस देखा जाता है, तो एड्रेस देखा जाता है, उसको बोलते हैं एड्रेस बस के थ्रू। वो यूनिट डायरेक्शनल होती है, मतलब यहां से सिर्फ एड्रेस देखा, यहां तक वापस नहीं जाना, बस एड्रेस देखना है, तो एक साइड में इंफॉर्मेशन जाती है, इसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल बस भी। एड्रेस बस को बोला जाता है यूनिट डायरेक्शनल बस भी। बस एक कनेक्शन बताता है, हाँ भाई यहां से कंट्रोल यूनिट से आप किस मेमोरी में आपको कनेक्ट होना है, बस कनेक्शन, ये सबसे पहले कनेक्शन यही प्रोड्यूस करता है, कनेक्शन देता है, बोलता है भाई एड्रेस वो है यूनिट डायरेक्शनल, हाँ हाँ बताना है एड्रेस एक साइड में। ठीक है, एड्रेस पता चलता है, बस एक साइड जाइए और एड्रेस ढूंढिए। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि रीड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, या राइट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, इरेज करते हैं, मतलब डाटा को स्टोर करना, इरेज करना, रीड करना, राइट करना, ये कंट्रोल बस के थ्रू होता है। और कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होती है, कुछ वहां पे जाना, कुछ वहां से लाना, या ये सारा का सारा कंट्रोल बस करता है, बाई डायरेक्शनल होती है। बसेस के बारे में पता है आपको अलग से अच्छी तरह आगे भी पता चलने वाला है जब हम मेमोरी के आगे जाएंगे। और फिर डाटा बस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर रह गई हो, रहते तो नहीं है, कुछ अगर रह जाती हैं कुछ चीजें, आप कल को कोई ऑब्जेक्टिव करोगे, बोलोगे ये तो नहीं निकला इस सर के टॉपिक से, वो आगे कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का जब पूरा कोर्स खत्म होगा ना, तब जाके आपको लगेगा नहीं अब तो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक से निकलते हैं। अच्छा भाई, डाटा बस क्या होता है? हाँ भाई, ये भी बाई डायरेक्शनल है। डाटा पता चलता है, यहाँ पे डाटा को कहाँ लेना है, डाटा वहाँ लेना है, वहाँ से वापस लेना है, डाटा बस की वजह से ये डाटा बस को किया जाता है। ये एड्रेस, कंट्रोल, डाटा। अच्छा, इन तीन बसेस में कौन है यूनिट डायरेक्शनल, कौन है बाई डायरेक्शनल? इन तीन बसेस को इंटरनल बस भी बोलते हैं। अब इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस क्या होता है, समझो इस बात को।
याद रखना, इंटरनल बस का और एक नाम भी है सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस का और एक नाम भी है एक्सपेंशन बस। ठीक है, अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर ही काम कर रहे हो, सीपीयू के अंदर ही काम कर रहे हो, मदरबोर्ड हम एक बार आपको दिखाए तभी आपको मजा आएगा। मदरबोर्ड ये है, देखो मदरबोर्ड ये है। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, सीपीयू, रैम, रोम, मतलब मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी भी होते हैं, मेन मेमोरी है ये, मेन मेमोरी है ये। एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स लगे होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, हार्ड डिस्क यहां पे नहीं होती, डीवीडी ड्राइव यहां पे नहीं होता, हार्ड डिस्क ड्राइव यहां पे नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता यहां पे, माउस तो ये यहां पे नहीं लगा है, लेकिन कंट्रोलर यहां पे लगे हैं, कंट्रोलर ऑफ हार्ड डिस्क, कंट्रोलर ऑफ डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, उन सब के कंट्रोलर्स यहां पे लगे हुए होते हैं। खुद तो यहां पे कीबोर्ड नहीं होता, लेकिन कंट्रोलर इसके अंदर होता है। ठीक है, कीबोर्ड कंट्रोलर, माउस कंट्रोलर, डीवीडी ड्राइव कंट्रोलर, हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, इसके अंदर फैन भी लगा होता है। बसेस भी आपस में, बसेस भी आपस में होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल बस। जो इसके अंदर बसेस होते हैं ना, जो हमने ऊपर देखे, इसके अंदर भी बसेस होते हैं। अरे भाई कम्युनिकेटिंग वायर्स, अरे एक को दूसरे के साथ कम्युनिकेटिंग तो करनी है ना, अरे भाई आपस में कम्युनिकेशन तो कराना है ना, तो कम्युनिकेटिंग वायर्स ये है ना, ये है, आगे भी देखेंगे। तो ये आपस में जो बस, यही को बोलते हैं इंटरनल बस। इसके अंदर होता है सीमॉस बैटरी भी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी भी लगी हुई होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी, BIOS। इसके अंदर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी, साउंड कार्ड भी, वीडियो कार्ड भी। क्या है ये सर, हमको पढ़ने हैं भाई मेरे, ये है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के अंदर में जो बसेस है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल बसेस। क्या होते हैं, जब आप पेरिफेरल्स, बाहर से कीबोर्ड, बाहर से माउस, बाहर से ट्रैक बॉल, बाहर से कोई भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है ना, बाहर से कोई कनेक्ट करते हो आप मदरबोर्ड के साथ, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बस के थ्रू ये कनेक्ट हुआ, एक्सपेंशन बस के थ्रू ये कनेक्ट हुआ। एक्सटर्नल बस एक्सपेंशन बस से अब कम्युनिकेट हो जाएगा पेरिफेरल्स से। पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मदरबोर्ड के साथ जो आप कनेक्ट करते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ऊपर, मैं करूं इसको, हाँ, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, जो मैंने आपको पढ़ाया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको।